जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन के नए दौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं जल्द ही आप सब के लिए BSSC जो है इंटर स्तरीय कोई एग्जाम को देखते हुए, SSC GD के एग्जाम को देखते हुए, जैसा कि टीचर का भी एग्जाम का भी सिलसिला चल रहा है, उसके एग्जाम को देखते हुए, यानी आप कह सकते हैं कि तमाम एग्जाम्स को देखते हुए मैं आप सब के लिए एक स्पेशल साइंस का सेशन लेकर के आया हूं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और निरंतर सेट को देखते रहेंगे। ये सेट बहुत लंबा नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, है ना। मैं मात्र 25 क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं। ये जो भी सेट कराया जा रहा है ये रुक्मणी पब्लिकेशन से लिया हुआ है, कहीं और से नहीं है। लेकिन इसका जहां जितना जरूरत होगा एक्सप्लेनेशन की, मैं काफ़ी बेहद एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और वैसे लोग जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी सेट डालूंगा या कोई भी वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप चैनल से जुड़ करके उसके अपडेट्स को देखते रहेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं जो है अपना प्रश्न को लेकर के एक करके प्रश्न को देखूंगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कहते हैं, चलते हैं नए दौर में। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, सुमिलित कीजिए। कह रहा है कि अनाज का एक तरफ से धूल दिया हुआ है, धूल का प्रकार दिया हुआ है दोस्तों, और एक तरफ रोग का नाम दिया हुआ है। यानी ये दिख रहा है कि कौन कौन सा धूल होता है और किस तरह का उसके धूल से रोग होता है। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि इसका मैं करेक्ट आंसर आपको लगा दूं कि अनाज के धूल से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी अनाज के धूल से क्या होता है, कृषक फुसफुस होता है। ठीक है, क्या होता है, कृषक फुफ्फुस होता है। अच्छा, तंबाकू के धूल से क्या होता है, टोबैकोसिस। ठीक है, तो ये तो ऐसे नाम से पता चल रहा है। अनाज कौन पैदा करता है, सिंपल सा बात समझे, किसान। ठीक है, अनाज कौन पैदा करता है, किसान। और किसान को पर्यायवाची शब्द में हम कृषक भी कहते हैं। तो अनाज के धूल से कृषक फुफ्फुस, कोई दिक्कत नहीं है। तंबाकू की धूल से टोबैकोसिस। ठीक है, अच्छा, टोबैकोसिस का मतलब टोबैको का मतलब क्या होता है, तंबाकू। तो टोबैकोसिस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कपास के धूल से कौन सा होता है, तो कपास के धूल से जो है दोस्तों वो बायसोन्यूसिस होता है, जबकि गन्ने के धूल से बैगोसिस होता है। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा इसके हट के मैं बता दूं कि कोयले के धूल की अगर बात करें तब क्या होगा, तो कोयले के धूल से जो है दोस्तों एंथ्राकोसिस, क्या दोस्तों, एंथ्राकोसिस। अच्छा, एंथ्राकोसिस को याद रखेंगे तो कोयले में जो सबसे अधिक कार्बन और सबसे बेहतर कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट माना जाता है। ठीक है, तो एंथ्रासाइट से एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस ये कोयले के धूल के कारण से होता है। रेत के धूल से कौन सा होता है, यानी रेत की वजह से कौन सा होता है, तो सिलिकोसिस। तो रेत जो होता है वो किसका अवयव है, सिलिकॉन का। किसका अवयव है दोस्तों, सिलिकॉन का। तो ध्यान में रखेंगे, रेत सिलिकॉन यानी सिलिकोसिस। अच्छा, एस्बेस्टॉस की वजह से कौन सा होता है, तो एस्बेस्टोसिस। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं एक ही बात पर, इसको रटना नहीं है। ठीक है, रटेंगे कुछ ध्यान में नहीं रहेगा, बस आराम से इसको पढ़ते चले जाइए और आनंद लेते रहिए। आराम से एग्जाम भी अच्छा निकलेगा और आपको एक हाथ में आपका जॉब भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ओजोन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक कौन कौन से हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं जो दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन और हेलोकार्बन। हीलियम नहीं होगा। ठीक है, कौन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बाद ब्रोमीन और हेलोकार्बन इसका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपसे पूछ दूं कि ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, तो आपका क्या आंसर होगा, CFC, क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर मैं आपको यह भी पूछ दूं कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अच्छा, ओजोन परत से थोड़ा सा और पॉइंट हम देख ले। एक ओजोन परत क्षरणकारी से संबंधित एक प्रोटोकॉल आया था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर हम बोल दें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों, 1987 में। कब, 1900, हाँ ध्यान में रखेंगे, 1987 में जो है दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन कह दें कि भारत ने मॉन्ट्रियो ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था, तो भारत जो है दोस्तों कब हस्ताक्षर किया था, 1991 ईस्वी में, जबकि वियना
1992 ईस्वी में। ठीक है, तो इतना सारे हमने जानकारी आपको ओजोन परत से संबंधित दे दिया। उम्मीद करते हैं कि अब ओजोन परत से अगर एक भी क्वेश्चन है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ये सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, छोटा सेशन है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव हैं। क्या क्या पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी, यानी मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद का होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगर हम आपसे पूछ दें कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, तो पराबैंगनी विकिरण की जो है दोस्तों खोज किसने की थी? रिटर ने। ठीक है, इसमें ध्यान में रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें पूछने वाला नहीं है। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो पराबैंगनी विकिरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है? तो स्तन ग्रंथियों का जो कैंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्सिनोमोनास। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्सिनोमोनास। ऐसे भी कार्सिनोमोनास जो होता है ना, वो कि कहां होता है? स्तन कैंसर होता है, और फेफड़ों का कैंसर जो है वो कार्सिनोमोनास की वजह से ही होता है, ध्यान में रखेंगे। जबकि अस्थि कैंसर जो होता है वो सार्कोमोनास। सार्कोमोनास क्या है? अस्थि कैंसर है, जबकि कार्सिनोमोनास स्तन कैंसर और फेफड़ा के कैंसर दोनों है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, गाउट। क्या कहलाता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? गाउट है। ठीक है, तो अब अगर हम थोड़ा सा गाउट के बारे में जान ले तो गाउट को जो है ना एक और वर्ड के भी नाम से जानते हैं। क्या है वो? है हाइपर यूरेसेमिया। क्या? हाइपर यूरेसेमिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये हाइपर, एक और होता है अर्थराइटिस रोग, इसमें दिया हुआ है क्या है? अर्थराइटिस रोग। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ना, अधिक उम्र या हड्डियों का या मांसपेशियों में जो दर्द होता है, अर्थराइटिस की वजह से क्या होता है? अधिक उम्र होने की वजह से हड्डियों या मांसपेशी में दर्द का होना जो है वो अर्थराइटिस रोग होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड यानी क्रिस्टलों का संचित संधि शोथ क्या कहलाता है? गाउट कहलाता है। इसको हाइपर यूरेसेमिया के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, जैव आवर्धीकरण। क्या है? जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? जैव आवर्धीकरण का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्व का जमाव होना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? ठीक है, कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रांसियम 90। इसको आप SR90 भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराएंगे नहीं। स्ट्रांसियम 90। अगर हम आपसे पूछ दें ये क्या है? ये तो रेडियोधर्मी, जैव रेडियोधर्मिक हो गए। अगर हम आपसे पूछ दें कि मानव जनित रेडियोधर्मी का प्रदूषक कौन कौन सा है, तो आप क्या आंसर देंगे? तो मानव जनित जो है ना वो आपको मैं बताता हूं, C14। क्या है? C14। इसके बाद कोबाल्ट 60। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद केसियम 137। केसियम दोस्तों 137। ये सब जितने भी हैं, क्या? C14, कोबाल्ट 60 और केसियम 137, ये सब जितने हैं ये मानव जनित रेडियोधर्मी प्रदूषक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, रेडियोधर्मी प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को जो है ना वो रोंटगन के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों मापा जाता है? रोंटगन के द्वारा। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से मैंने इतने सारे आपको जानकारियां दे दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको जहन में आ गया हो, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं जो आपको सेशन चला रहा हूं, अगर उसका 10% भी आप ध्यान में रखते हैं ना, तो ये आपके लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ करना है नहीं, वो 5.85 दिया हुआ है ग्राम NaCl है। तो NaCl में हम पहले NaCl में देखेंगे तो NaCl यानी सोडियम का कितना
23 परमाणु द्रव्यमान होता है, जबकि क्लोरीन का कितना होता है, कितना 35.5। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद कितना मेरा आ रहा है 58.5 आ रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने के लिए बोला, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया भार बटा परमाणु भार। तो दिया गया भार मेरा कितना है 5.85 में डिवाइड करा देंगे आप कितना से 58.5 से। तो आप जब इसको कटाते हैं ना तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको 1/10 मोल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शुक्राणु का परिपक्वन क्या है दोस्तों, शुक्राणु का परिपक्वन होता है यानी किसमें, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी एपिडिडिमस में। किसमें, एपिडिडिमस में। ठीक है, इसमें और कुछ विशेष है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है कॉर्निया में होता है। अच्छा, कॉर्निया में क्या होता है, तो कॉर्निया में जो होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉर्निया में क्या होता है, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। कॉर्निया में क्या होता है, तो कॉर्निया में कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो नेत्रदान होता है, तो नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, तो कोई भी पेशेंट का या कोई भी व्यक्ति अपना अगर नेत्र दान करता है ना, तो उसमें सिर्फ कॉर्निया वाले भाग को यानी कॉर्निया को ही दान किया जाता है, न कि पूरे आंख को। ध्यान में रखेंगे, नेत्र में प्रकाश जो है ना वो प्रवेश करता है, वो कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। जो आंख में जो लाइट जाता है, लाइट एंटर करता है, वो कॉर्निया से ही लाइट एंटर करता है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद और थोड़ा सा हम आपको बता दें, अगर हम आपसे बोल दें कि रेटिना पर जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि मस्तिष्क इसको कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। ध्यान में रखेंगे, कैसा दिखता है दोस्तों, सीधा दिखता है। ठीक है, इसके बाद और ध्यान में रखेंगे, एक नेत्र लेंस होता है। आंख में कौन सा होता है दोस्तों, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस के बीच में एक मांसपेशिया जो होता है वो लटका रहता है। उस मांसपेशी का नाम क्या है, तो सिलियरी मांसपेशी। क्या नाम है उसका दोस्तों, सिलियरी मांसपेशी जो है वो नेत्र लेंस के बीच में लटका रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति म्यू-एम जी-एम एफ-एम का अर्थ क्या है। तो म्यू-एम को पहले मैं आपको बता दूं कि म्यू-एम का मतलब क्या है। म्यू-एम का मतलब दोस्तों क्या है, म्यू-एम का मतलब माइक्रोमीटर। ठीक है, म्यू-एम का मतलब है माइक्रोमीटर, जी-एम का मतलब क्या है, गीगामीटर, और एफ-एम का मतलब क्या है, फेम्टोमीटर। तो ये माइक्रोमीटर का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, फेम्टो का 10⁻⁻15, और इसके बाद फिर गीगा का पावर कितना है 10⁻⁹। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। हाँ दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि सही कथन छाटिए। तो सही कथन क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर है क्या है, बी। चाल में केवल परिमाण एवं वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो जब अगर किसी पिंड का संवेग n गुना कर देते हैं ना, तो उसका जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों वो n² हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैं एक तरफ से रिविजन का तौर पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ नया भी है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है CMOS क्या है। तो CMOS क्या है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, CMOS ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी चालित मेमोरी चिप है। अच्छा, CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CMOS क्या होता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो CMOS जो है क्या होता है, बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो BIOS। ये क्या, किसका फॉर्मूला दे रखा है, ये फुल फॉर्म BIOS का दे रखा है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर कहता है कि, हाँ 16 नंबर दोस्तों क्या कहता है, ऑक्जेलिक एसिड यानी H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहता है कपड़ा धोने का साबुन क्या है।
कपड़ा धोने का साबुन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? प्राकृतिक रूप में से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल यानी फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण जो है वो कपड़ा धोने का साबुन है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेंटीमीटर सेकेंड के पश्चात प्रतिध्वनि यानी इको सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले चाल बराबर नॉर्मली फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो दूरी बटे समय। चाल बराबर नॉर्मली फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड इक्वल्स टू दूरी बटे समय यानी d/t। ठीक है, तो आप इसको ध्वनि का चाल पूछ रहे हैं तो 2 × d लगा दीजिए d बाई टाइम। ठीक है, d बाई टाइम। तो अच्छा दूरी कितना है? तो 2 × 100। ठीक है, अच्छा ये आप कहेंगे कि 2 क्यों लगाया सर आपने? तो आप इतना सा बात जानेंगे कि प्रतिध्वनि में दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। प्रतिध्वनि में दूरी कितना होती है दोस्तों? दुगनी होती है। एक बार आप बोलते हैं वो ठीक आवाज टकरा करके आपके वापस चला आता है, इसलिए जो ध्वनि क्या होता है यहाँ पे दुगना हो जाता है। तो 2 हो जाएगा। इसके बाद 100/3। ठीक है, और 100/3/5 इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 333.33 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हम आपसे पूछ लें कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए नवीनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए नवीनतम दूरी जो होनी चाहिए दोस्तों वो 17 मीटर यानी 17 मीटर होनी चाहिए। और फिर हम थोड़ा सा पॉइंट जान ले कि ध्वनि तरंग का अगर जिक्र आया है तो कि ध्वनि तरंग किस प्रकार तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है कि दोनों का प्रकार है? तो ध्यान में रखेंगे ध्वनि तरंग जो है ना दोस्तों एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन अगर आपसे पूछते कि ध्वनि तरंग का ठोस में ध्वनि का चाल कैसा होता है तो उस समय तरंग की प्रकृति कैसे होगी? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की प्रकृति होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब प्रकाश का जिक्र करेगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य है इसका, तो ये अनुप्रस्थ है, ध्यान में रखेंगे। प्रकाश क्या? प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्यान में रखेंगे। इसमें स रहा है उसमें ध रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन यानी वक्र कैसा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सिग्माइड। कैसा होता है दोस्तों? सिग्माइड। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 126 किलोमीटर पर आवर के चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है तो पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम दूरी क्या होगी? देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए किसी भी एग्जाम में। ये जब भी टेक्नीशियन वगैरह का एग्जाम में या ग्रुप डी के एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन देता है तो ये सब जो क्वेश्चन है वो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। बाकी सब पे ज्यादा आपको कुछ फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है। तो 20 का मैं करेक्ट आंसर आपको मैं बताऊंगा, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं? कहता है किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1/μ डिवाइडेड इनटू del Q by del T। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 लेग्यूम की मूलों में राइजोबियम। कह रहा है कि कौन एक जैव उर्वरक है? तो लेग्यूम के मूलों में राइजोबियम। अच्छा लेग्यूम का मतलब क्या है? लेग्यूमेसी। ठीक है, यानी दलहन की फसल। ठीक है, तो आप आम तौर पे जानेंगे कि जो भी दलहन फसल होते हैं ना उनके जड़ों के गांठ में जो है राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या होता है? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। क्या? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये उर्वरक का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और थोड़ा सा भी हम जान ले कि और भी जैव उर्वरक कौन कौन से हैं? तो एनाबिना, नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबिना, नॉस्टॉक, एजोला। ठीक है, कौन? एजोला। ये सब चीज ध्यान में रखेंगे। ये सब जितने हैं वो जैव उर्वरक हैं, ध्यान में रखेंगे। एक और वर्ड आया है इसमें एनपीके। एनपीके क्या है? ये तो मिश्रित उर्वरक है। क्यों? ये किसका? तो एन फॉर सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम, ध्यान में रखेंगे। सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम का ये मिश्रित उर्वरक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या कहता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से कितना मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बाइड होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 60 मिलीग्राम।
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों, ये आपको मैच कराने के लिए कह रहा है कि कौन सा गोबर गैस है, ठीक है, कौन गोबर गैस है, कोल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, वाटर गैस है। इसको आप VVI कर लेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन छपेगा, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, लेकिन छपेगा, इसको आप VVI क्वेश्चन कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसको आप खुद देखेंगे, मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। गोबर गैस कौन सा होगा, तो गोबर गैस जो दोस्तों मीथेन CH4, ठीक है। इसके बाद क्या है, कोल गैस क्या क्या होगा, तो कोल गैस जो होगा वो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन होगा, ध्यान में रखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 H2 CH4 और CO, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, जबकि वाटर गैस ऑप्शन नंबर यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन होगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई, यानी किस पीढ़ी में आई। तो आपको मैं बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी में। थोड़ा सा मैं और देख लूं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा आई थी, ये तो बेसिक की बात किया गया है, तो बेसिक चतुर्थ पीढ़ी में आई। तो अच्छा, फर्स्ट पीढ़ी में कौन सी आई थी, तो फोर्ट्रॉन 1 आया था। ये कौन आया था, फोर्ट्रॉन 1 जो है वो फर्स्ट पीढ़ी में आया था, ध्यान में रखेंगे। सेकेंड जनरेशन में कौन सा आया था, तो सेकेंड जनरेशन में दोस्तों क्या आया था, एल्गोल 60 लिस्प और कोबोल। क्या जनरली आपको कोबोल ही पूछेगा, ठीक है, एल्गोल 60 लिस्प नहीं पूछेगा। आप क्या करेंगे, कोबोल, ये सेकेंड जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, एल्गोल W, पास्कल और सिमुला। एल्गोल W, पास्कल, सिमुला। फोर्थ जनरेशन में कौन आया था, क्लू, अलियार्ड, यूक्लिड और ओरेकल, ठीक है। जबकि फिफ्थ जनरेशन में कौन आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह का मैं शॉर्ट सेशन जो है आपको निरंतर करवाते रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े, अधिक से अधिक जुड़े और बार बार क्वेश्चन को देखें। जितना क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए उतना ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में जो रिजल्ट बच जाते हैं ना, वो साइंस या तो करंट अफेयर, यही दोनों रिजल्ट गिराता है। बाकी जितना आप जीके जानेंगे वो लगभग सब लोग जीके जानता है, ठीक है। आप जितना समय अपने स्टडी पे देंगे, प्रैक्टिस पे देंगे, उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो हम अगला बार आपको मैं करंट अफेयर भी लेकर के आऊंगा। और आज से आपका 2 सेशन कंटिन्यू है। एक जो बिहार SSC के व्यू से लिया जा रहा है, SSC GD के व्यू से चलाया जा रहा है, और ये सेशन जो है स्पेशल साइंस का सेशन है, ये ऑल एग्जाम के लिए है, ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।